भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्रीय आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, नशीले पदार्थ और अन्य क्षेत्रों को पहचाना गया है। इस पर आने वाले समय में कार्रवाई जरूर होगी। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में क्या लिया गया प्रण, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। भारत ने 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। ये बैठक 27 अप्रैल से शुरू हुई थी। इसमें मेजबान भारत समेत सभी सदस्य देशों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान देश के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों ने शुक्रवार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा और नियंत्रण करने की बात शामिल थी। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्रीय आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, नशीले पदार्थों और अन्य क्षेत्रों को पहचाना गया है। इस पर आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। इस साल एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत दुनिया में सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में ध्यान देगा और इसके लिए नेतृत्व भी करेगा। रक्षा सचिव ने कहा कि यह हकीकत में इस संगठन के सभी सदस्य देशों के सहयोगी रवैये के लिए एक श्रद्धांजलि है कि हम रक्षा क्षेत्र में सहयोग के कई क्षेत्रों के संबंध में आम सहमति पर पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। तो सूडान की राजधानी खार्तूम समेत कई जगहों पर भीषण लड़ाई की खबरें से देश में सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इस बीच जानकारी के मुताबिक लगभग 1600 भारतीय लोग सुरक्षित स्वदेश पहुंच चुके हैं। क्या है स्थिति, देखते हैं इस रिपोर्ट में अंदर की बात में। भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस ला रही है। इस बीच भारतीय वायुसेना का एक और विमान 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। भारतीय वाहक इंडिगो ने सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर जेदा से उड़ान भरी थी। इस बात की जानकारी विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट करके दी। मुरलीधरन ने ट्वीट किया कि 231 भारतीयों को लेकर विमान नई दिल्ली पहुंच गया है। ऑपरेशन के तहत वायुसेना ने C-130J विमान ने एक छोटी हवाई पट्टी में अंधेरे में विमान को लैंड कराते हुए 121 भारतीयों को बचाया। इससे पहले गुरुवार की रात को 135 भारतीयों को लेकर 7वां विमान IFC-130J जेदा एयरपोर्ट पर पहुंचा। 28 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2100 भारतीय जेदा पहुंच चुके हैं। सरकार ने करा जो कुछ हम लोग को सही सलामत यहाँ पे लेके, और जो फंसे हैं यही दुआ करेंगे कि वो सब भी सही सलामत अपने घर वालों से मिले। और शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का, खास करके हमारी इंडियन आर्मी जो हमको वहाँ से बोर सूडान से वहाँ लेके आई सऊदी अरब, और वहाँ से फिर यहाँ हमको लेके आए। सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच पिछले 15 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। भारत सरकार की तरफ से सूडान में फंसे लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए सोमवार को 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में 2 FIR दर्ज की गई है। आखिर कौन सी धाराएं लगाई है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, आइए जानते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में पहली FIR नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें यौन अपराधों से बाल संरक्षण पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दूसरी FIR बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। दोनों ही FIR पर जांच जारी है। इससे पहले दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि जल्दी यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिग्गज पहलवान विनेश फोगट ने कहा था कि हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि सिंह को जेल में न डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण के सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसे सभी मौजूदा पदों से हटा देना चाहिए, अन्यथा वह जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वहीं महिला पहलवान साक्षी मलिक ने जंतर मंतर पर मीडिया से कहा कि यह जीत की और पहला कदम है,
लेकिन हमारा विरोध बृजभूषण शरण सिंह के जेल में नहीं जाने तक जारी रहेगा। हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे। देश के कई जाने माने पहलवान पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोपों की जांच करने वाली समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि जनवरी में पहलवानों के जंतर मंतर पर 3 दिनों तक का धरना दिए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने यह समिति गठित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले ही कोई शिकायत दर्ज की गई हो या नहीं, लेकिन प्रशासन को मामला दर्ज करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया, जो देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने कहा था, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। इसके बाद पीठ ने कहा, न्यायाधीश अराजनीतिक होते हैं और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है, भारत का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि इसे बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता यह दिखाने में मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल की है। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। राउज रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। अब निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। आप नेता लगातार दावा करते रहे कि ये बुरा मामला झूठा है और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं 27 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने CBI की तरफ से दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होगी, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। शरद पवार ने मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इस पर अजित पवार ने क्या कहा, महाविकास अघाड़ी का क्या है संकेत, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात। महाराष्ट्र में जब बीजेपी और एनसीपी के बीच गठबंधन की बात चल रही है, तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक विचारोत्तेजक बयान दिया है। पवार ने कहा कि अब वक्त रोटी घुमाने का है। किसी ने मुझसे कहा था कि रोटी सेकते समय सही समय पर पलटनी पड़ती है। रोटी को सही समय पर न पलटने पर वह जल जाती है और कड़वी हो जाती है। अब रोटी पलटने का सही समय है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। मैं वरिष्ठ नेताओं से इस पर काम करने का आग्रह करता हूं। पवार के बयान को इस बात के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी कभी भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन है, लेकिन अगर पवार अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस अकेले शिवसेना से गठबंधन नहीं रखेगी। उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दल है जिन्होंने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सभी पार्टियों की ओर से 3632 उम्मीदवारों ने कुल 5102 पर्चे दाखिल किए हैं। इसमें बीजेपी से 707, कांग्रेस से 651 और वहीं कुल 1720 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी एक बार
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 1962 में चुनाव में HD देवेगौड़ा 28 साल के थे और तब उन्होंने कांग्रेस के HD डोड्डेगौड़ा को हासन जिले के होले नरसीपुरा क्षेत्र में 5284 मतों से हराया था। उस चुनाव में देवेगौड़ा के साथ 27 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की थी। उस साल कुल 179 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे। वही साल 1962 से पहले चुनाव में 35 निर्दलीय चुनाव जीते थे, जबकि 1967 में 331 निर्दलीय उम्मीदवारों में 41 विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2004 तक निर्दलीय उम्मीदवार दोहरे अंकों में चुने गए थे, लेकिन पिछले 3 चुनावों में निर्दलीय से केवल 6, 9 और 1 तक ही सीमित रह गए। इन आंकड़ों को देख तो यह पता चलता है कि कर्नाटक के मतदाता केवल 3 बड़े दलों के लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। साल 1978 के बाद निर्दलीय विधायक कभी भी 400 से नीचे नहीं आए हैं। तब से अब तक हुए 10 चुनावों में करीब 10,000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। उनमें से सबसे अधिक साल 1994 में चुनाव लड़े थे। वही साल 1957 के चुनाव के बाद से अब तक 9,971 निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें से 92.6% की जमानत जब्त हो चुकी है, जबकि सिर्फ 246 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सके हैं। साल 1983 में 22 और 1999 में 19 के साथ सबसे अधिक निर्दलीय चुनाव जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा था अमित शाह ने, किसने दर्ज कराई शिकायत, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत की है। कर्नाटक की बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। ये पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री शाह की हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की राजनीतिक चालें हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री शाह 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी को विष कन्या बताया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें जहरीले सांप की तरह बताया था। हालांकि खड़गे ने बाद में सफाई दी थी। कर्नाटक चुनाव में जहरीले सांप बाद अब विष कन्या की भी हुई है एंट्री। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। अब बीजेपी विधायक खड़गे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक कदम और आगे निकल गए। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या बता दिया। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी को विष कन्या बताया। बासन गौड़ा ने कहा, पूरी दुनिया ने मोदी को माना। अमेरिका ने एक समय उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। बाद में उन्होंने रेड कारपेट बिछाया और मोदी का स्वागत किया। बासन गौड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अब खड़गे पीएम मोदी की तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे जहर उगलेंगे। लेकिन जिस पार्टी में खड़गे नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विष कन्या है? सोनिया ने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया। बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उधर विवाद बढ़ते देख खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी की नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मैंने पीएम मोदी के बारे में यह बात नहीं की। मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है। अगर आप चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। राजस्थान में कुर्सी की खींचतान सिर्फ अशोक गहलोत या सचिन पायलट के ही बीच है तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। दरअसल ये लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस से इतर 4 नेताओं के बीच ज्यादा लड़ी जा रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल है।
सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लेकर कांग्रेस जहां कोई फैसला नहीं कर पा रही है, बीजेपी इस लड़ाई का फायदा इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के बीच 20 साल पुरानी अदावत है। साल 2003 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में झालरपाटन सीट से वसुंधरा राजे बीजेपी की प्रत्याशी थी। उनके सामने कांग्रेस ने राजेश पायलट की पत्नी और सचिन पायलट की मां रमा पायलट को मैदान में उतारा था। ये एक हाई प्रोफाइल मुकाबला था। खास बात ये थी कि सचिन पायलट उस समय राजनीति में नहीं आए थे। वसुंधरा राजे जीत गई। राजस्थान की राजनीति में राजेश पायलट की विरासत को तगड़ा झटका लगा था। ये हार सचिन पायलट को भी कचोट गई और अगले ही साल यानी 2004 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट दौसा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में आ गए। सचिन सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अजमेर लोकसभा सीट से भी चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री बने, लेकिन इस दौरान वह अपनी मां की हार को नहीं भूले थे। साल 2013 में उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के इस फैसले को उन्होंने सही साबित किया और उन्होंने सड़क पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी के बड़े वोट गुर्जर समुदाय को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। सचिन ने वसुंधरा राजे के प्रभावी वाली सीटों पर राजनीतिक यात्राएं की और किसानों के आत्महत्या और कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया। राजस्थान में सचिन का संघर्ष रंग ला रहा था। वो राज्य में वसुंधरा सरकार के खिलाफ माहौल बना चुके थे। सामने साल 2018 में विधानसभा चुनाव आ चुका था। इस बीच सचिन ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दिया था। वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को सचिन ने बीजेपी से निकालकर वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। यहाँ इस वाकये से जुड़े दो बातों को जानिए। राजस्थान की राजनीति में जसवंत सिंह और वसुंधरा राजे के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। एक ही पार्टी में होते हुए भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहे। विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे आने से पहले तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोई रस्साकसी नहीं थी। दोनों की एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर तस्वीरें भी खूब चर्चा में थी। सचिन पायलट और मानवेंद्र सिंह अच्छे दोस्त रहे हैं और टेरिटोरियल आर्मी में भी साथ काम किया है। चुनाव के दौरान ही सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे को घेरने के लिए ललित मोदी और खनन घोटाले का भी मुद्दा उठाया, लेकिन वसुंधरा राजे सचिन पायलट को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही थी। राजस्थान में लोगों का कहना था कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट को इतना बड़ा नेता ही नहीं मानती है कि उनके आरोप पर प्रतिक्रिया दे। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई। बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय का वोट कांग्रेस के खाते में चला गया। गुर्जरों ने सचिन पायलट को अपना नेता मान लिया। हालांकि मानवेंद्र सिंह को वसुंधरा राजे ने हरा दिया था। राजस्थान में बीजेपी को हराने का श्रेय सचिन पायलट को दिया जा रहा था। वसुंधरा राजे को उस नेता सत्ता से बाहर कर दिया था जिसको वो साल 2013 से लेकर 2018 तक तवज्जो भी नहीं दे रही थी। पूरे राजस्थान में सचिन पायलट का डंका बज रहा था, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में अशोक गहलोत का जादू अपना ही रंग दिखाने को तैयार था। फैसला हुआ कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को सीएम बना दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये आपको पता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स को कोई फिल्म फेयर अवार्ड न मिलने पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सस्ते लोगों से इज्जत की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्यों छलका अनुपम खेर का दर्द, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्म फेयर के विनर्स की घोषणा कर दी गई है। इस अवार्ड फंक्शन में कश्मीर फाइल्स को किसी भी कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिला, जिसके बाद से अनुपम खेर दुखी हैं। ऐसे में उन्होंने एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया है। हालांकि इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन फिल्म एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई। इस फिल्म के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड भी बधाई दो के लिए राजकुमार राव को दिया गया, जिसके बाद अनुपम खेर खासा दुखी हुए। अनुपम खेर ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इज्जत एक महंगा तोहफा है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न रखे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा द कश्मीर फाइल्स। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, द कश्मीर फाइल को लोगों ने जितना प्यार दिया उसके मुकाबले किसी अवार्ड की कोई इज्जत नहीं है। एक अन्य ने लिखा, अग्निहोत्री से मना किया था खैर साहब। विवेक अग्निहोत्री ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर फिल्म फेयर अवार्ड को अनएथिकल और एंटी सिनेमा बताते हुए एक नोट लिखा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से द कश्मीर फाइल्स को किसी भी कैटेगरी में विनर के तौर पर नहीं चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो फ्लाइट कहीं भी सबसे जल्दी पहुंचने का सबसे आसान जरिया है। फ्लाइट के जरिए आप लंबी दूरी की यात्रा बस कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारी फ्लाइट डिले हो जाती है या फिर कैंसिल कर दी जाती है, ऐसे में आपके पास पैसेंजर के तौर पर कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको काफी कम परेशानी भी होती है। भारत की एविएशन मिनिस्ट्री का पैसेंजर चार्टर प्लेन में यात्रा करने वालों को इन अधिकारों की गारंटी देता है। इन अधिकारों के तहत एक यात्री के तौर पर आप मुआवजे या
फिर रिफंड की मांग भी कर सकते हैं। फ्लाइट की एक ब्लॉक टाइमिंग होती है। ब्लॉक टाइमिंग से मतलब होता है कि फ्लाइट को एक जगह से उड़ान भरकर दूसरी जगह पहुंचने में कितना वक्त लगता है, यानी डिपार्चर और अराइवल की टाइमिंग। ब्लॉक टाइमिंग में यह वक्त भी शामिल होता है जब कोई प्लेन रनवे पर दौड़ रहा हो। अगर किसी फ्लाइट की ब्लॉक टाइमिंग 2 घंटे की है और वह फ्लाइट 2.5 घंटे डिले हो जाए तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी फ्लाइट की ब्लॉक टाइमिंग 2.5 से 5 घंटे की है और वह फ्लाइट 3 घंटे डिले हो जाती है तो इस केस में पैसेंजर को रिफ्रेशमेंट मिलता है। फ्लाइट के 4 घंटे डिले होने पर भी पैसेंजर को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। अगर किसी फ्लाइट की ब्लॉक टाइमिंग 3 घंटे है और वह 2 घंटे 40 मिनट लेट हो जाती है तो फिर पैसेंजर को कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा डिले है तो फिर एयरलाइन को इसकी सूचना कम से कम 24 घंटे पहले देनी होगी। साथ ही एयरलाइन के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे पैसेंजर को या तो दूसरी फ्लाइट दे या फिर उनके पैसे रिफंड करें। वहीं अगर आपकी फ्लाइट रात के 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच है और वो 6 घंटे से ज्यादा लेट है तो फिर एयरलाइन को आपके लिए होटल बुक करना होगा। वही फ्लाइट के 24 घंटे लेट होने पर भी होटल की बुकिंग करनी पड़ती है। अगर फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को सूचना नहीं दी जाती है तो उनके लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जाएगा या फिर पैसेंजर को फुल रिफंड के साथ मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे की रकम ब्लॉक टाइम के हिसाब से तय होती है। अगर किसी फ्लाइट का ब्लॉक टाइम 1 घंटे से कम है तो फिर ऐसी स्थिति में 5,000 का मुआवजा या फिर एक तरफ का बेसिक फेयर देना होता है। इस तरह अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है और एक फ्लाइट के मिस होने पर आपकी दूसरी फ्लाइट छूट जाती है तो पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट की टिकट को अरेंज करना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रतिबंध की अनदेखी कर कानपुर में सड़क पर ईद की नमाज अदा करने में आरोप में 1700 लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज किया गया है। इस घटना को अतीक अहमद की हत्या से जोड़ने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान की आलोचना की गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रतिबंध की अनदेखी कर कानपुर में सड़क पर ईद की नमाज अदा करने के आरोप में 1700 लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज किया गया है। इस घटना को अतीक अहमद की हत्या से जोड़ने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान की आलोचना की गई है। पुलिस का आरोप है कि 22 अप्रैल को रोक के बावजूद जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बिन जबर के बाहर सड़क पर नमाज अदा की गई। जिन 3 जगहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि देश एक धर्म बन गया है। लोग पुलिस हिरासत में मारे जाते हैं और पुलिस देखती रहती है। हथियारों पर गोली नहीं चलाई गई थी। हमारे समाज संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन योगी सरकार संविधान को तोड़ रही है, ऐसा आरोप मोहम्मद सुलेमान ने लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।